नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, 32 दिन हो गए हैं, लेकिन देश में वर्तमान दौर की सबसे बड़ी समस्या किसान आंदोलन का मसला अब तक नहीं सुलझा है। ये देश के लिए, समाज के लिए, किसानों के लिए और हमारे देश की कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए कतई उचित और शुभ संकेत नहीं है, जिस प्रकार से हमारे किसान खेत छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं। आखिर क्या कारण है कि 32 दिन में हम इस मसले का समाधान नहीं खोज पाए हैं? दोनों पक्षों में विश्वास की बहाली क्यों नहीं हो पा रही है? यह एक महत्वपूर्ण विषय है। एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने से इस समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला। मैं बार बार लगातार यह बात कह रहा हूं, मिल बैठकर इस मसले को सुलझाना होगा और दोनों पक्ष इसको अपनी प्रतिष्ठा के साथ ना जोड़ें, अहंकार को छोड़ दें दोनों पक्ष, और साथ बैठकर इस मसले के समाधान और उसके विकल्पों पर विचार करें। तभी इस मामले का समाधान निकाला जा सकता है। अन्यथा इस तरह के आंदोलन बिना निर्णय लिए समाप्त नहीं होते। भारत सरकार को भी यह बात समझनी पड़ेगी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के चिट्ठी भेज देने भर से किसी मामले का समाधान नहीं होता, और अगर होना होता तो 5-6 चक्र की वार्ता और उसके पहले नवंबर में हुई वार्ता के क्रम में अक्टूबर में निकल आता। ज्वाइंट सेक्रेटरी की चिट्ठी से बात नहीं बनने वाली। सीनियर लेवल पर पॉलिटिकल लीडरशिप को सीधे इसमें इंगेजमेंट करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तभी किसान आंदोलन की समस्या को सुलझाया जा सकता है, अन्यथा यह मसला लगातार बना रहेगा, मौजूद रहेगा। 32 से ज्यादा हमारे किसान भाई बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं, दिल्ली बॉर्डर पर। यह अननेचुरल डेथ है, प्रीमेच्योर डेथ है। ये जिन्हें खेत पे होना चाहिए वो अपने हक और हुकूक के लिए दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। क्यों? इस देश को जानने का हक है। आखिर हम एक आंदोलन को कितना लंबा खींचने देंगे? उनके इश्यूज को हैंडल क्यों नहीं किया जा रहा है? इतने दिनों से बात टूटी हुई थी, अब फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है, लेकिन दोनों पक्ष मसले पर समाधान की ओर नहीं, बल्कि समस्या और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अभी सैटरडे संडे को हालात उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, कितने भीषण और खराब थे। गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने के दोनों मार्ग बंद कर दिए गए थे। लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद आते हैं, नोएडा की तरफ जाते हैं, चिल्ला बॉर्डर होकर जाते हैं। आम नागरिक भी परेशान हो रहा है, मध्यम वर्ग भी विचलित और परेशान है। किसान भाई तो हमारे आंदोलनरत हैं ही। बातचीत से बात निकलनी है और तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत करना पड़ेगा किसानों के समक्ष। यह सरकार को समझना पड़ेगा यह बात। कोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही हैं, हियरिंग छुट्टियों के बाद होगी, लेकिन जाते जाते सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जरूर कही थी छुट्टी पर जाने से पहले कि भारत सरकार, हम इस मामले में इंटरवीन तब करेंगे जब भारत सरकार इस बात के लिए तैयार हो जाए कि इस कानून का इंप्लीमेंटेशन वो फिलहाल के लिए रद्द कर रही है, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला नहीं सुना देता। लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। तो इतना क्या है कि इसको प्रतिष्ठा से जोड़ा जा रहा है। किसान आंदोलन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट आपको परामर्श दे रहा है, कोई तो कारण होगा ना। और किसानों की चिंताओं का, उनकी शंकाओं का समाधान आवश्यक है। इस देश में आप किसान को आतंकवादी नहीं कह सकते। इस देश में आप किसी किसान को खालिस्तानी नहीं कह सकते। इस देश के किसान को आप देशद्रोही नहीं कह सकते। उन्होंने देश को दिया है, 70 साल से अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जवानी दी है, अपना जीवन दिया है, अपना बेटा दिया है, अपना सपूत दिया है, हमारा और आपका पेट भरा है। उन किसानों को डिस्क्रेडिट करके, बदनाम करके आंदोलन को कमजोर नहीं किया जा सकता। और आंदोलन हुए हैं, बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं।
इसी देश ने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा। अहिंसक आंदोलनों से, पीसफुल प्रोटेस्ट संविधान में अधिकार है और यह भारतीयों के खून में है। हमने आजादी ऐसे पाई है, हिंसा के रास्ते नहीं, अहिंसा के रास्ते, पीसफुल तरीके से, जो काम किसान कर रहे हैं इस वक्त। तो इनकी चिंताओं को समझिए, इनके मन की शंकाओं को समझिए। किसी कारपोरेट के दृष्टिकोण से नहीं, हुकूमत के दृष्टिकोण से नहीं, एक आम किसान बनकर सोचने की आवश्यकता है। कितनी भीषण कड़कड़ाती ठंड में जब हम आप घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हो, खुले आसमान के नीचे लाखों किसान क्यों प्रदर्शन कर रहा है? वो भी इस देश का नागरिक है, अन्नदाता है, हमारे आपके लिए अन्न उपजाता है। उसका कसूर क्या है? कृषि का बाजार भारत में बहुत बड़ा है, 130 करोड़ लोगों का मुल्क है। तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट प्लेयर्स, कारपोरेट्स की दिलचस्पी इस बड़ी मार्केट में है। यह मार्केट छोटी मोटी नहीं है, खरबों की मार्केट है ये। तो क्या इस मार्केट पर कारपोरेट अपना कब्जा चाहता है? सरकार उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है, या फिर वाकई में किसानों का जीवन बदलने वाला है ये कानून, जैसा कि सरकार दावा कर रही है? लेकिन इस मामले के समाधान की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। किसानों को उनकी धान का उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए में क्रय केंद्रों के बाहर दलालों को उनको धान बेचना पड़ा। बहुत थोड़े किसानों को एमएसपी मिल पाई जिनकी सोर्स सिफारिश थी। एमएसपी मिली नहीं उत्तर प्रदेश में। हमने अक्टूबर के महीने में जब हेल्पलाइन खोली थी, 3 दिन के भीतर हजारों कॉल्स आ गई थी। हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमें वो हेल्पलाइन बंद करनी पड़ी क्योंकि हम इतनी कॉल रिसीव करने की स्थिति में नहीं थे। तो यह दिखाता है कि समस्या कितनी विकराल है। किसानों को इस बात का डर है कि यह कानून लागू होने के बाद मंडियां समाप्त होंगी, एपीएमसी एक्ट कमजोर होगा और उनको औने पौने दाम पर मंडी के बाहर, सरकारी मंडियों के बाहर अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उनके पास विकल्प नहीं होंगे, उनकी जमीनें जाएंगी। तो उनकी इन शंकाओं का समाधान तो कीजिए ना, वरना क्या कारण है कि लाखों किसान आंदोलनरत हैं? कोई तो वजह होगी ना। हम किसानों को आतंकित करके, बदनाम करके, उनको जेल में डाल के, उनको परेशान करके, उनको आतंकवादी बता के इस मसले का समाधान नहीं कर सकते। हम इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, हम इस समस्या को और बड़ा कर रहे हैं, इसको कैंसरस कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इसको, इसके पहले कि ये इसका मैग्नीट्यूड और बड़ा हो जाए, इस मामले का समाधान दीजिए। डेमोक्रेसी में हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है नागरिकों की। परसेप्शन पे गवर्नमेंट्स चलती हैं। सरकार को चाहिए कि वो अपने बारे में जो परसेप्शन किसानों के बीच है वो दूर करे। कार्यकर्ताओं के बीच नहीं, चौपाल लगाकर किसानों के बीच जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूं कि केंद्रीय हुकूमत के सीनियर वजीर लोग क्या कर रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं। उनको जाना चाहिए किसानों के बीच, जाइए और बात करिए ना। वो भी तो अपने ही हैं, कोई बाहर के किसान है नहीं। आप बात करिए उनसे, पूछिए उनसे कि क्या कठिनाई है उनकी, क्यों उनके मन में शंका है। और अगर शंका है तो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, कुछ दिन के लिए इंप्लीमेंटेशन रोक दो, फिर बातचीत शुरू हो। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको फिट केस मानता है, लेट्स गो अहेड, कानून लागू होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि नहीं, इसको जुडिशियल रिव्यू के बाद यह केस फिट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा। तो कोई भी पक्ष को अड़ने से समस्या भीषण होगी, बड़ी होगी। और यह आंदोलन छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन बड़ा है और निर्णायक है, क्योंकि इस आंदोलन में आने वालों को पता है कि वो किससे लड़ने आ रहे हैं, किससे अपना हक और हुकूक मांगने आ रहे हैं। वो आसानी से नहीं मिलने वाली चीज है, वक्त लगेगा। लोगों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली आने वाले 3-3 बॉर्डर बंद पड़े हुए हैं। ये कैसे हुकूमतें हैं? बात करनी चाहिए, और बिना बात के हल नहीं निकलता। किसी भी डेमोक्रेसी में बहनों भाइयों, संवाद ही समाधान होता है।
संवाद से संकल्प और संकल्प से समाधान का रास्ता प्रशस्त होना चाहिए। तभी एक डेमोक्रेसी मजबूत होती है और जनता की आवाज सुनी जाती है। भारत सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार आंदोलनकारी किसानों से भी चर्चा कर रही है। हमारी कोशिश है कि किसानों से बातचीत करके इस विषय का समाधान निकाला जाए। जो कानून है ये कानून बदले जाए, इनमें संशोधन नहीं चाहते। ठीक है, बिजली का एक कानून लेकर आ रहे, अमेंडमेंट उसमें भी हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। अब क्या क्या बताओ, 700 सिस्टम है देश में, तो पूरा ही किसान बर्बाद हो गया। ये किसान को और बांधने का प्लान कर रहे हैं। ओके, तो ऑल राइट, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में राकेश टिकैत मौजूद हैं, रोहित अग्रवाल, दीपक वाजपेयी, अमित पुरी, उमाशंकर पांडे, अब्दुल हफीज गांधी और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। राकेश टिकैत जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आज भारत सरकार के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर संजय अग्रवाल का पत्र मैंने देखा। उन्होंने 30 तारीख को आप लोगों को आमंत्रित किया हुआ है, 30 दिसंबर को विज्ञान भवन में। आप लोग बातचीत के लिए जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे? नहीं, बातचीत के लिए जाएंगे हम। तो आपका एजेंडा क्या होगा राकेश टिकैत जी? एजेंडा हमारा वही है जो 32 दिन पहले एजेंडा था, वही एजेंडा है। तो क्या एमएसपी पे कानून बने, 3 बिल रद्द हो जी, तो क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, बिजली अमेंडमेंट बिल में संशोधन करो, ये हमारे एजेंडे हैं पूरे। क्या आप अपनी मांग से 1 इंच भी आगे पीछे हटने को तैयार नहीं है? नहीं, मांग तो 70 साल में किसानों ने मांगनी शुरुआत करी है। जब उसको देखा कि बर्बाद हो गया तो जब शुरू करा है ना। देखो, किसान के जो भाग्य का रास्ता है, 3 बिल खत्म होकर ही हम अंदर किले में दाखिल होंगे दिल्ली में। वहां से तो फिर बातचीत के रास्ते शुरू होंगे आगे। पहले 3 बिल खत्म होंगे, वहां से ही बातचीत शुरुआत होगी। लेकिन आगे के तो फिर जो उसमें दूसरे और इशू हैं वे तो फिर उसके बाद में आएंगे। लेकिन ये कानून रद्द करने के लिए सरकार सहमत दिखती नहीं है टिकैत जी। और सहमत नहीं दिखती तो हमारे पे क्या इलाज है भाई? जब सहमत हो जाएगी जब कर लेंगे। हमें नफा और नुकसान वो आता है, हमें सारा करना जोड़ घटा। 32 दिन हो गए ना, 33 दिन भी होंगे, 34 दिन और 34 और प्लस का निशान लगागा, 34 प्लस 34, तो उसका हिसाब जोड़ लो। 68 तो जब इतने आईएएस अफसर आपको मिलकर समझाते हैं तो इन आईएएस अफसरों की बात आपको समझ में क्यों नहीं आती है? नहीं, ये तो दिल्ली की चमकीली कोठी में बैठ रहे हैं, वहां तो डस्ट भी नहीं जाती। वहां तो अगर मिट्टी, खेत की मिट्टी को अगर ये समझ जाएंगे तो फिर ये देश के किसान को भी समझ जाएंगे। पहले देश के खेत की मिट्टी को पढ़ना पड़ेगा इनको, उस किसान को पढ़ना पड़ेगा जो नंगे पांव अपने खेत में जाता है। उस हल्दी के किसान को पढ़ना पड़ेगा जिस हल्दी को खेत में ही किसान पूजता है। हल्दी के खेत में जूते पहन के भी नहीं जाता। जब इनकी समझ में आ जाएगा तो ये देश के किसान को पढ़ लेंगे। अभी तो इनको गांव जाना पड़ेगा, वहां पे पढ़ना पड़ेगा, 1 साल किसानों पर रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन आप एक भटके हुए किसान नेता हैं और आपको विपक्ष ने भड़का कर यहां बिठाया हुआ है, ऐसा आरोप लग रहा है। कहां है भटके हुए किसान हैं और वे कहां है विपक्ष? अगर देश में विपक्ष मजबूत होता तो किसान की यह हालात नहीं होती। देश में तो विपक्ष भी नहीं है भाई। जब विपक्ष कमजोर होता है तो जनता को आगे आना पड़ता है। जब ये देश का दुर्भाग्य है कि देश में विपक्ष ही नहीं रहा भाई। हमने ये कहा कि जो विपक्ष हैं वो अपने घर के बाहर ही झोंपड़ी डाल के उसमें सोने, किसान की तरह ही सो विपक्ष भी, तो हम पता चल जाएगा विपक्ष। अभी पिछले दिनों आपने प्राइम मिनिस्टर के मन की बात सुनी, उनकी 1.5 घंटे की स्पीच भी सुनी 25 तारीख वाली। आपको लगता है कि कोई रास्ता निकल सकता है? देखो, स्पीच से नहीं निकलता,
पहले भी प्रधानमंत्री रही हैं, वे किसानों से बैठ के बात करते थे। क्या समस्या है वही वे समस्या बताए ना, तो समाधान किसान बताएगा। उनको दिक्कत बताए कि दिक्कत क्या है सरकार को। भाई अनाज देश में कम हो रहा हो तो उत्पादन करने की जिम्मेदारी हमारी। वो बताओ ना कि देश को हम भूख से नहीं मरने दे रहे। पर आपको तो उत्तर प्रदेश में कमजोर मत होने दो किसान को। आपको एमएसपी मिल तो रही है, धान आपका 1800 रुपए में सरकार खरीद तो रही है उत्तर प्रदेश में। हाँ खरीद रही। मुझे जिले का नाम जरूर बताओ जहां पर खरीद हुई। अरे आज करीब आपको 25-30 सारा पता आईएएस है। अफसर जिलों में निकले हैं और वो खरीदारी करवा रहे हैं और आप कह रहे हैं बिक नहीं रहा। हाँ निकले हैं, हाँ नहीं निकले हैं, उनको जवाब देगा किसान। बैठा है तैयार उनके लिए। तो मतलब बहुत दिन बाद में अधिकारी निकले, कोठी छोड़कर अधिकारी खेती करवाएंगे। खेती तो किसान करेगा, गांव का जो अनपढ़ आदमी है वो खेती करता है। वो उत्तर देश के प्रदेश लिए में अनाज पैदा आपको करता धान है। पर एमएसपी कभी प्राप्त उसकी हुआ या तरफ- नहीं हुआ? आप सही बताइए। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। किस रेट पर धान बेचने को किसान भाई मजबूर तो हुए? लख 800-700 रुपया में धान बिका, 900 रुपये में धान बिका। व्यापारी ने लुटा है किसान को और सरकारों की नजरों के नीचे लुटा है। अधिकारी ने किसी ने नहीं सुना, उसने कह दिया कि हमारे बस का नहीं है, लाइन लगवा दी, पर ये तो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवा कि दिए। नया अरे कानून इसी के बाद किसान- आपके पास बड़ा मार्केट है, कहीं बेच लीजिए, ज्यादा कीमत मिलेगी। नहीं आज तो उस व्यापारी का पता भी कि वो व्यापारी यहां पर रहता है, और जो दूसरे वाला व्यापारी आएगा उसका तो नंबर आएगा, उसका तो टोल फ्री नंबर होगा। वो जब नंबर मिलाएंगे ना तो पंजाब के लिए 1 दबाओ, यूपी के लिए 3 दबाओ, हरियाणा के लिए 2 दबाओ, और कंसल्ट अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाओ, और बस कंसल्ट अधिकारी से बातचीत होगी। न उसका मालिक का पता रहेगा, न उसके ऑफिस का पता रहेगा। जैसे इसमें हुआ ना फसल बीमा योजनाओं में, तो उनके सरकार ऑफिस को कह रही पता है कि वो साफ नियत और खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। क्या आपकी नियत साफ है और आपका मन खुला है? बिल्कुल साफ है हमारी नियत। ये किसान साफ नियत से बैठा है, कोई तोड़ फोड़ नहीं हमने करी। हमारे पे जितने एलिगेशन लगे किसान ने सब झेल ले। किसान को आतंकवादी कहा। हमारे लोग मुजफ्फरनगर से अगर राशन लेकर गए तो पुलिस वालों ने ये कहा कि आतंकवादियों के लिए राशन लेकर जा रहे हो। मतलब जिस दिन उसमें सेंट्रल पूल में अनाज चाहिए था, उस दिन ये जो सरदार लोग हैं ये किसान थे। जिस दिन तराई के जंगल तोड़ने पड़े उस दिन इनकी 2-2 पिट्टी उसमें खप गई। उस दिन ये आतंकवादी नहीं थे, उस दिन तो ये किसान थे। देश के लिए जब अनाज चाहिए था तो ये बहुत बढ़िया थे। ये जंगलों में पड़े हुए हैं, अपने घर बच्चों को उसको छोड़ के इनके 2-2 पिट्टी वहां पर खत्म हुई। उस दिन ये आतंकवादी नहीं थे। आज इनको आतंकवादी बताओगे, आप पूरे देश को आतंकवादी बता रहे हो। आज पूरा किसान एक है, आप जिसको बताओगे पूरे देश को गाली आप दे रहे हो, पूरे किसान बिरादरी को गाली दे रहे हो। आप कभी पाकिस्तानी बताते हो, कभी खालिस्तानी बताते हो, कभी चाइनीज बताते हो। अब जिस तरह से डिबेट होगी, आप लड़कियां यहां पे आई और मतलब एलिगेशन किसानों के ऊपर लगाते हो। हम तो लड़कियों की पूजा करके तो घरों में दाखिल होते हैं, ये एलिगेशन भी किसानों पर लगाओगे कि वहां पर छेड़खानी हुई है। मतलब शर्म आनी चाहिए कि क्या क्या एलिगेशन लगाओगे। पर आपके इस आंदोलन को स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है? बयान दिया। ये हजारों किसान को वहां भोजन कौन करा रहा है? इसमें आपको पैसे कौन दे रहा है पीछे से? क्यों भोजन, जब पूरे देश को हम भोजन करवा सकते हैं। हम अपना घर पे भी तो हम भोजन करते भाई, हमारे घर से भोजन आ रहा है, हम वहां भी तो भोजन करते, अपना भोजन हम लेकर आ रहे हैं। तो आप फटे हाल टाइप के भोजन किसान लेकर क्यों आ नहीं रहे हैं दिखते हो, सूखी रोटी खाने वाले? नहीं तो किसान, अच्छा किसान सूखी रोटी खाएगा, सारी चीज पैदा करता है भाई। यहाँ तो आलू पैदा करने वाला किसान आलू दे रहा, गाजर पैदा करने वाला गाजर दे रहा, आटा सबका होता है, चावल सबका होता है, यही तो खा रहे हैं हम। रिजाई अपने घर से जा रहे, कंबल अपने घर से जा रहे, यहाँ पे जिस पे नहीं है उसको बांट रहे। ये कैसे किसान हो जो पिज्जा खाते हो? यहाँ खर्चा क्या होता? पिज्जा क्या कोई बहन है पिज्जा खाना? पिज्जा तो हमारी लड़कियां जो घरों में हमारी बहनें हैं, वे सब लॉकडाउन में पिज्जा ही बनाना तो सीखा उन्होंने। सब घर में पिज्जा बनता है। ऑलराइट, थैंक यू। गेस्ट डिबेट तो को आटे से बनता है, प्याज से बनता है, इससे बनता है। आगे बढ़ते हैं डिबेट पे। अब्दुल कोई हफीज
जी अब्दुल कोई हफीज, कोर्ट का स्टे हो तो हमको दे दो भाई, नहीं खाने के। नहीं, मैं देखिए सब पहलुओं पर आपसे बात कर रहा हूं, मैं ओपन, मैं तो खुले दिमाग से और साफ नीयत से डिबेट कर रहा हूं उमा शंकर जी, मैं खुले मन से और साफ नीयत से डिबेट कर रहा हूं, इसलिए मैंने राकेश टिकैत से हर सवाल किया। अब्दुल हफीज गांधी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 32 दिन हो गए हैं, समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? आपको क्या लगता है कारण क्या हो सकता है? देखिए ब्रजेश जी, सरकार का अड़ियल रवैया है। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं। अगर किसी क्रिकेटर को चोट लग जाती है उंगली में तो उस पर भी ट्वीट होता है। लेकिन 32 दिन से क्या प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया कि वो इन किसानों को बुलाकर उनसे बात करें? हाँ, उनके मंत्री ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। उन्हें तरह तरह की जो है उपाधियों से नवाजा जा रहा है। और आप देखिए कि यदि सरकार खुले मन से बात करती तो शायद ये किसान संवाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं हो रहे थे। मतलब ये किसान संवाद में क्या समझाया जा रहा है? जब आप कह रहे हैं कि हम किसानों से खुले दिल से बात करना चाहते हैं, तो ये किसान संवाद जो आप कर रहे हैं जगह जगह जाकर, ये क्यों कर रहे हैं? और दूसरा, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि बार बार अभी आप तोमर जी बोल रहे थे कि किसान को भ्रमित किया जा रहा है। मतलब क्या किसान के पास कोई अकल नहीं है? क्या किसान जो है अन्न नहीं खाता है? क्या किसान अनपढ़ है? मुझे समझ नहीं आता है कि सरकार किसान को इस तरह से क्यों समझती है कि कोई उसे भ्रमित कर सकता है। तो सरकार को अगर ये कहती है कि हम खुले मन से बात करना चाहते हैं, तो सरकार को वो खुला मन दिखाना भी चाहिए। फिर प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए। दीपक वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और काफी दिनों के बाद डिबेट में प्रकट हुए हैं। राकेश टिकैत अभी कह रहे थे दीपक वाजपेयी जी की बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये तब तक जब तक बिल वापस नहीं होंगे ये दिल्ली नहीं छोड़ने वाले हैं। और 32 दिन हो गए हैं, 30 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं, कोई मार्ग दिख नहीं रहा है, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जो बात ये कह रहे हैं राकेश टिकैत साहब, मुझे लगता है कि ये हम सब लोग के लिए श्रद्धानत होने वाली बात है। जो विरोध देश का विपक्ष सच में खड़ा नहीं कर पाया इस सरकार के सामने, उसको किसानों ने आकर खड़ा किया। और आज सरकार के सामने एक मुश्किल जरूर उन्होंने खड़ी की है कि कैपिटलिस्ट जो पूंजीपति हैं, उनके हाथ बिकी हुई सरकार एक कदम भी पीछे नहीं हट पा रही इस कानून पे। आखिर जो किसान के हित के लिए आपने कानून बनाए थे, आपका जैसा कि दावा है, अब किसान स्वयं कह रहा है कि आप एक कानून वापस ले लीजिए, तो आपको क्या तकलीफ है? आप कहते हैं किसानों को भटकाया जा रहा है, पर आप ये जवाब नहीं देते कि पहले कानून की धारा 2B में कहा गया है कि महंगाई जब तक 100 गुनी नहीं होगी तब तक स्टॉक लिमिट नहीं लगा सकते आप। सरकार ने अपने हाथ क्यों कटवा लिए? केवल पूंजीपतियों के दबाव में ही तो कटवाए। एमएसपी के लिए कोई गारंटी देने को सरकार क्यों तैयार नहीं है? एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लीजिए, आपको एमएसपी से ज्यादा दाम मिलेगा। अरे एमएसपी से अगर ज्यादा दाम मिलना है तो आप गारंटी दे दो ना कानून में कि भाई एमएसपी से कम खरीद करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वो करने से आप पीछे क्यों हट रहे हो? क्योंकि आप इस षड्यंत्र के हिस्सा हो जिसमें कि किसान को आधे पौने दाम पर उसकी फसल बेची जानी है, छीनी जानी है। इतना अड़ियल रुख क्यों है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे? ये अड़ियल रुख क्यों कि हम कानून वापस नहीं लेंगे? भाई साहब, ये इसलिए अड़ियल रुख नहीं है। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने प्रतिष्ठा का सवाल किया है। प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, ये बिकी हुई सरकार है। इसने बयाना हाथ से पकड़ रखा है। इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया पूंजीपतियों ने। सुनिए, 2017 में अंबानी जी के साथ अमरिंदर सिंह जी की मीटिंग हुई और पंजाब में बड़े पैमाने पर वेयर हाउस बनवा लिए गए। कानून आया 3 साल बाद। तो ये तो उसकी कड़ी उमाशंकर पांडे, थैंक यू दीपक जी। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर ये साजिश रच रहे थे। थैंक यू। इसके परिणाम में कानून आए हैं। थैंक यू। तो जो पूंजीपतियों ने हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो सरकार को कैसे पीछे हटने देंगे? ओके, उमाशंकर पांडे भाई, इसका गतिरोध का समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? आप क्या कारण इसके पीछे मानते हैं? भाई इतनी इस माहौल में मुझे लगता है कि हमें समाधान की ओर बढ़ना ही चाहिए, और आप किसी को डिस्क्रेडिट करके किसी आंदोलन को समाप्त या कुचल नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं ब्रजेश जी, और ये हम सबके लिए चिंताजनक बात है कि सरकार अहंकार और निर्दयता दोनों को पूरे देश के सामने दिखा रही है। चाय वाला ना जाने क्या क्या कह के, प्रधान सेवक कह के, अच्छे दिन लाने की बात कह के इन्हीं किसानों ने इस सरकार को लाया था। आज उन्हीं किसानों के खिलाफ ये सरकार आ गई है। और मैं कई बार ये कह चुका हूँ, हर बार ये कह चुका हूँ, दीपक जी भी उस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कैसे कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है, और वो हो भी नहीं सकती। उसका कारण क्या है कि जिस तरीके से 2013 में, माफ करिएगा आपके लिए नहीं, मैं
उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग मोदी जी को शरणानुवत हैं, उनको दंडवत हैं। और इसीलिए एक खास व्यापारी ने, अंबानी जी ने 40 चैनल एक साथ 2013 में खरीद लिए और ब्रांडिंग की गई। मोदी जी की ऐसी ब्रांडिंग की गई जैसे बॉलीवुड की पटकथाएं लिखी जाती हैं, स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, उस तरीके से मोदी जी को प्रस्तुत किया गया। और आज उसी को पिछले 6 सालों से मोदी जी उसको उतार रहे हैं किसानों की शर्त पर, रोजगार पाए हुए नौजवानों को नौकरियों से निकालने की शर्त पर। तमाम ऐसी चीजें आप देखिए इस देश में हो रहा है। वादा था। तो क्या ये प्रतिष्ठा का विषय बन गया है या कुछ और मसला है जिसके कारण ये कानून वापस लेने में केंद्र सरकार असमर्थ है? देखिए, अगर ये प्रतिष्ठा का विषय होता तो मुझे नहीं लगता कि इतना समय गतिरोध चलता। ऐसी बातें सिर्फ मजबूरियों में होती हैं या बिके हुए लोग ही ऐसा कर दूसरा आरोप लग रहा है कि किसानों को उकसाकर राहुल गांधी इटली चले गए। देखिए, ये बातें वो लोग कर रहे हैं जो लोग परिवार छोड़ के चले गए। और ये अजीब सा संयोग है ब्रजेश जी कि मोदी जी भी परिवार छोड़ के भागे और योगी जी भी छोड़ के भागे, तो ये परिवार की पीड़ा को कहां समझ पाएंगे। अगर उनकी नानी की तबीयत खराब है और वयोवृद्ध हैं, वो गए हैं, तो इसमें संवेदना दिखती है या 92 साल की मदर को लाइन में लगा देकर उसका क्रेडिट लेने का प्रश्न है? ओके, रोहित अग्रवाल को लाया जाए, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, और अभी आपने राकेश टिकैत की बात सुनी कि किसानों को किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, और मुजफ्फरनगर में जब इनकी टीम राशन लेकर आ रही थी तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने किसानों को आतंकवादी कहा। यह इसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ब्रिजेश जी, बड़ा दुखद है कि किसानों को इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, निरंतर अपमानित किया जा रहा है। और ये किसान हैं, आतंकवादी नहीं है, ये वह अन्नदाता हैं जो हमारी आपकी थाली सजाते हैं। ब्रिजेश जी, मैं सरकार से समझना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा लाभ है जो आप इन किसानों को देना चाहते हैं, जो आप इन तीनों कानून को अगर हटा देंगे तो आप नहीं दे पाएंगे। देखिए, मार्केट तो पहले से ओपन है किसान के लिए, किसान जहां चाहे वहां माल बेच सकता था, और आप ये कह रहे हो कि साहब हमने किसान के लिए मार्केट ओपन कर दी। तो मैं अभी तक ये लाभ नहीं समझ पाया जो इन 3 कानूनों से किसानों को होंगे। लेकिन मैं आपको वो लाभ समझाता हूं जो इन 3 कानूनों की वजह से इनके उद्योगपति मित्रों को होंगे। सबसे पहला इनका भंडारण वाला जो कानून है, अगर ये कानून ना आता तो इनके उद्योगपति मित्र जो भंडारण करके और रेट को, जो धान और गेहूं के रेट हैं, उनको रेगुलेट कर पाएंगे कि जब चाहेंगे, जब किसान की फसल आएगी तो उस रेट को गिरवा लेंगे ये मार्केट के अंदर डंप करके माल को, और जैसे ही फसल खत्म होगी सस्ते रेटों पे किसानों से खरीद चुके होंगे, वैसे ही माल को दोबारा बंद करके और एक आम आदमी को, एक मध्यम वर्ग आदमी को महंगे रेट पे बेच पाएंगे। और अगर ये भंडारण वाला कानून ना आता तो ये अपराध था, जो भंडारण इन्होंने किया है वो इससे तो अपराध मध्यम था। वर्ग, एक और गरीब बात वर्ग, मुझे नहीं समझ में नौकरी आती पेशा है, वाले भी जो किसान परेशान होंगे दिन और क्योंकि रात, अनाज की कीमतें बढ़ेंगी। जी, यही देश को समझने की यही जरूरत है कि यह आंदोलन खाली किसान का नहीं है, यह उस मध्यम वर्ग का भी है जिसका शोषण होने जा रहा है। आज मध्यम वर्ग 800 रुपए का सिलेंडर खरीद रहा है, कल उसको 100 रुपए का आटा खरीदना पड़ेगा। एक बात बताओ रोहित अग्रवाल, 200 रुपए का चावल खरीदना एक बात पड़ेगा। बताओ, आपके पास ना तो कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना आपके प्रधान है कोई, ना जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो कैसे भड़का ले रहे हो किसानों को कि ये सब भड़क कर गाजियाबाद बॉर्डर पर जमा है? क्या टेक्निक है? ब्रिजेश जी तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि भाई अगर हम इतना ही मजबूत भड़का पा रहे हैं किसानों को, जो 33 दिनों से किसान आंदोलित होके ठंड में अपने घर को छोड़ के परिवार के साथ, वहां पे बहन बेटियां भी बैठी हुई हैं, हमने देखा किसानों की, और अपने परिवार के साथ वहां पे बैठा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठा हुआ है। अमित पुरी जी को आमंत्रित किया जाए। जी शाहजहांपुर बॉर्डर आज मैंने अमित पुरी जी को सबकी बात सुनाने के बाद कि बच्चों के साथ भी उन्होंने संवाद किया, मैंने इनका पोजिशनिंग दी हुई है। अमित पुरी जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू रोहित। किसानों को रोहित, थैंक यू, शुक्रिया आपका रोहित। अभी आपने राकेश टिकैत की बात सुनी, अमित पुरी जी, उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ये तीनों कानून आप समाप्त नहीं करेंगे, एमएसपी पर नया कानून नहीं बनाएंगे, तब तक दिल्ली दरबार में वो इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। आपको ये करना ही पड़ेगा, और जब तक बिल वापस नहीं होंगे वो घरों को वापस नहीं जाएंगे। इनकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। आपके पास इस संकट का कोई समाधान है या सिर्फ आप बैठकर तमाशा देखेंगे? मुझे लगता है कि यह 9वीं डिबेट है आपके साथ, और जहां से चर्चा चली थी कि बातचीत नहीं हो रही, बातचीत हो रही है, टूट रही है, आज वहां से मैं तब भी कहता था और आज भी कंसिस्टेंटली कह रहा हूं कि इस समस्या का निदान अमित पुरी साहब, मैं इस किसानों पे 9 नहीं 9,000 डिबेट के लिए तैयार हूं। नहीं, ठीक है,
अब मैं विषय रखूं ना जी। आपने कहा हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर के साथ डायलॉग होगा, कमिटमेंट होगा, एंगेज होगी, तभी यह चर्चा निकलेगी। देश के गृह मंत्री, देश के कृषि मंत्री और देश के अंदर पीयूष गोयल जी, यह 3 वरिष्ठ मंत्री किसानों के साथ डायलॉग में बैठने जा रहे हैं और सरकार का स्पष्ट कमिटमेंट है कि यह गतिरोध टूटना चाहिए और किसानों की जो भी विषय हैं, हम सारे विषयों को एड्रेस करने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट तैयार हैं और हम जो भी उनकी आशंकाएं उनको निर्मूलित करेंगे और उसके निराकरण करने के उपरांत ही आगे बढ़े। नंबर 1, जहां तक इस बात की चर्चा चली, विपक्ष ने तमाम तरह आरोप लगाए। मैं किसी विषय के ऊपर, क्योंकि मैं विषय की ग्राह्यता और गंभीरता पे और राजनीतिक आरोपों पे नहीं, और वो चर्चा क्या करेंगे जो 22 नवंबर को दिल्ली में नोटिफाई कर दें और यहां आकर के टीवी की डिबेट में गाल बजावें। वो क्या इसको डिफेंड करेंगे जिनके संरक्षक श्री मुलायम सिंह जी कंसल्टेटिव कमेटी में पार्लियामेंट की एग्रीकल्चर की मंडियों को खत्म करने की बात करें और यहां पर आकर के वो गाल बजावें। वो कांग्रेस क्या करेगी जो 2013 के अंदर एपीएमसी एक्ट खत्म करने का वादा कर रही थी? साथ छल किया है। मैं बता दूं, अन्नदाता हमारा पिता। अरे अन्नदाता का गाल मत बजाओ। ये बताओ कि नोटिफाई किया कि नहीं किया? ये बताओ नोटिफाई किया कि नहीं किया? हमारे सांसद संजय सिंह, अरे सांसद संजय सिंह की बात छोड़ो, दिल्ली की सरकार ने इसे नोटिफाई किया कि नहीं किया? अभी डिबेट हो जाएगी, तय करो कि दिल्ली की सरकार ने इसे नोटिफाई किया कि नहीं किया। कौन एक बड़ी गलत कहते नहीं नोटिफाई किया? कौन नहीं नोटिफाई किया? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आपने नोटिफाई किया कि नहीं किया? पहली सरकार थी जिसने नोटिफाई किया। गजट नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन है, सुनिए, गजट नोटिफिकेशन है। ये आप पार्टी के लोग जो कसम खाते थे नहीं लेंगे, कांग्रेस के कल में चोट फाड़ेंगे। आप क्या बात करेगी? संसद के अंदर नोटिफाई कर दिया और नोटिफाई करने के बाद यहाँ झूठ बोलने के लिए खड़े। ये है वो झूठ जिसके खिलाफ हम लोग हैं, जिसके खिलाफ शिक्षा की बहस करने से भाग गए। बात करते हो नोटिफाई किया कि नहीं किया? मैं भागने नहीं दूंगा, मैं भागने नहीं दूंगा। कह दो कि नहीं किया। नोटिफाई करने के बाद किसानों का हक छीनने के लिए दीपक भाजपा बताओ केजरीवाल की सरकार ने नोटिफाई और किसानों को काटो। थैंक यू। पार्लियामेंट में भी वॉइस वोट से आपने बीरेन जी पास को लाया कराया। जाए। थैंक यू, थैंक यू। कोई नहीं बोलेगा। बीरेन जी आ गए डिबेट में। पुरी साहब प्लीज वेट। ऑल राइट बीरेन जी, भाई 32 दिन हो गए, मैं तो सोच रहा था कोई समाधान निकलेगा, लेकिन राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और वो बता रहे हैं कि खाना लेकर या राशन लेकर मुजफ्फरनगर के रास्ते अगर उनकी टीम आती है तो राकेश टिकैत की टीम को आतंकवादी बताया जाता है। देखिए, जब वोट मांगना होता है तब सब हिंदुस्तानी हैं, और अगर सरकार के वादे के खिलाफ कोई आंदोलन कर दो तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तमाम सारे आरोप। ये देश बड़ा इस मामले में निर्दयी और विचित्र बनता जा रहा है कि जो भी जनता को जनार्दन कहते हैं, जो जनता को देवतुल्य कहते हैं, सारा नियम कानून, सारा टैक्स, सारा लाठी उन्हीं पर उतारते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति बनती जा रही है। क्या हमारी सरकारों का ये अचीवमेंट है कि इस देश के किसान 32 दिन तक सड़कों पर आंदोलन करें? ये उपलब्धि है इनकी या नाकामी? ये इस देश की जनता देखे और तय करे, क्योंकि जनता जब ये संविधान बना था तो वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि जनता का कल्याण सबसे बड़ा है। अब जनता का कल्याण अलग अगर सड़क पर रह के हो रहा है तो भाई ठीक है, हो सकता है सही कर रही हो सरकार, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि जब किसान अपना भला नहीं चाहता तो सरकार जबरदस्ती उसका भला करने पे क्यों आमादा है? हम आप मान लीजिए कोई शाकाहारी खाना खाता है, सरकार कह रही नहीं तुम मांसाहारी खाओ, जबरदस्ती है। अरे भाई, हमारा पेट क्या पचा सकता है खाकर, वो हम आप जानते हैं। किसी को मांसाहारी खिला देंगे, हड्डी फंस जाएगी, कांटा फंस जाएगा, वो आदमी कैसे झेलेगा? इस देश को जब किसान कह रहा है कि हमें भले की जरूरत नहीं है, हमें छोड़ दो,
और ये कह रहे नहीं हम तुम्हारा भला करके छोड़ेंगे। जो लोग आज किसानों की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो ये जान ले कि किसान का कपड़ा तो ब्रजेश जी भले गंदा हो सकता है, लेकिन उसकी नीयत कभी गंदी नहीं हो सकती। वो मैले कुचैले कपड़ों में रह सकते हैं राकेश टिकैत, लेकिन आज वो इस देश के जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत की हिम्मत को सलाम है कि अपने घर का राशन पानी किसानों का लगा के आज वो बॉर्डर पर जमे हुए हैं। लाखों लोग खाना खा चुके होंगे, कितना पैसा खर्च हो रहा होगा, कितना कठिन संघर्ष से जीवन के दौर से गुजर रहे हैं। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई चंदा नहीं आ रहा है, फिर भी राकेश टिकैत किसानों के साथ बॉर्डर पर जमे हैं। ये किसान पुत्र की ताकत है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र की ताकत है। इस देश के किसानों को राकेश टिकैत को नमन करना होगा। आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी। पर बीजेपी वाले तो इनको बताते हैं कि कहीं बाहर से फंडिंग वंडिंग ले रहे हैं। ये देखिए, लोग प्रताड़ित हैं, लोग तड़प रहे हैं, और अगर सियासत इस तरह के आरोप लगाएगी तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगी। ये बात आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। बीजेपी बहुत दिन विपक्ष में रही है, बीजेपी की आंख पे क्या पर्दा पड़ गया है? बीजेपी को देखना होगा कि उसने कितने जख्म झेले हैं। जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो क्या वो फंडिंग थी? बीजेपी, रामदेव और अन्ना हजारे ये सब क्या फंडिंग के पैसे से आंदोलन किए थे? सलवार पहन के भागने वाले लोग आज करोड़ों करोड़ का सामान बेच रहे हैं इस देश में, और जनता के आंदोलन पर न बोल रहे हैं, न काले धन पर बोल रहे हैं, जो जान देने के लिए आमादा थे। ये उन्हें डरा रहे हैं पानी की बौछारों से, जो कुल्ला भी करते हैं ट्यूबवेल की धारों से। इस देश के सिखों ने आज ये साबित किया है कि उनमें भगत सिंह, गुरु नानक देव, तेग बहादुर जी जैसे सच्चे लोगों का खून है, हिम्मत है। पंजाब के किसान ने दम दिखाया है कि वो सरकार से, पूरे देश की सरकार से अकेले टकरा सकता है। मामूली बात नहीं है। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो इतना जरूर याद रखें कि सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि तुम्हें वीरों की शहादत भी नजर ना आए। और जरा याद कर लो अपने वायदे जुबान को, अगर तुम्हें अपनी जुबा का कहा याद आए। किसका भला करने निकले हो? नहीं चाहिए भला, लोग नहीं कह रहे हैं। अब बातचीत फिर से शुरू हुई है, कोई रास्ता दिख रहा है आपको? बातचीत तो दो देशों के बीच बहुत सालों से चल रही, भारत पाकिस्तान से। आज तक कोई रास्ता निकाल पाए? रास्ता जब दोनों तरफ से लोग झुकेंगे तब निकलेगा। यह दिखावटी बातचीत नहीं हो, उससे फायदा होगा। जब वो कह रहे हैं कि हम रत्ती भर पीछे नहीं हटेंगे, किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून रद्द करो, तो क्या हल निकलेगा? तो मतलब ये भी दिखावटी बातचीत होगी 30 तारीख वाली। सब अहंकार के आगे सब बातचीत फेल है। बहुत उम्मीद इस बातचीत से ना रखिए। जी वीरेन जी, कंक्लूड करें। सर्दी चल रही है, किसान आंदोलन चल रहा है, लोग सड़कों पर हैं, अहंकार चरम पर है, सत्ता की ताकत पूरा अपना इस्तेमाल कर रही है। लेकिन लोकतांत्रिक सिस्टम में ये कहा गया है कि सत्ता की ताकत चाहे जितनी अधिक हो, जनता की ताकत से ज़्यादा बढ़कर नहीं हो सकती। तो ये वक्त है, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। कांग्रेस भी इसी तरह से थी, उसको भी जनता ने उखाड़ फेंका। जी, आज बहुमत में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार तो कहती थी न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, न किसानों पर अत्याचार। अब की बार पेट्रोल डीजल वाली सरकार। चलिए 4 लाइन कहता हूं। भारत धूलों से भरा, आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में,
और दिल्ली में तो खूब ज्योत की चहल पहल, पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। चल रहे ग्राम कुंजों में पछुआ के झकोर, और दिल्ली लेकिन ले रही लहर पुरवाई में। है विकल देश सारा आभाव के तापों से, पर दिल्ली सुख से सोई है गरम रजाई में। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत जी के पास चलते हैं। गाजियाबाद बॉर्डर से धरना स्थल से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश टिकैत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि सरकार ये कानून रद्द नहीं करेगी, और आप भी कह रहे हैं कि जब तक ये रद्द नहीं होगा तब तक आप दिल्ली बॉर्डर छोड़ेंगे नहीं, तो फिर हल कहाँ निकलेगा? 30 तारीख की बात का कोई नतीजा, वार्ता का कोई नतीजा निकलने की आप उम्मीद करते हैं क्या? देखो, सरकार को वापसी तो लेना पड़ेगा। ये ले लो, कभी 10 दिन में ले लो, 20 दिन में ले लो, महीने में ले लो, किसान वापसी नहीं जाएगा। पूरी तैयारी से आ रहा किसान। हमें तो घर वालों ने कह दिया, एक भी किसान की आवाज ये नहीं है कि आप बगैर बिल वापसी के आप घर आ जाओ। ठीक है, आप इसको आप अंदाजा लगा सकते हो, किसान हटेगा नहीं। देखो, देश का किसान हारेगा तो देश की सरकार हारेगी, और देश का किसान जीतेगा तो देश की सरकार जीतेगी। और जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि कोई से विपक्ष ने और किसी आदमी के बहकाव में इतने लोग इकट्ठे हो गए, तो भाई उस आदमी को तलाश करना चाहिए जिस आदमी ने इतने लोग इतनी सर्दी में चारों तरफ को बैठा दिए, उसको तो भारत रत्न देना चाहिए। उस आदमी से तो बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, उसको तो भारत रत्न देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बुलवा कर भारत सरकार को बुलवाना चाहिए उस आदमी को। तो पर मैंने सुना कई अधिकारी ये कह रहे हैं कि आपका जो आंदोलन है 1000-1500 किसान सिर्फ बैठा है, ज्यादा नहीं बैठा। अच्छा, तो ज्यादा बुलवाने हैं क्या? अरे मैं नहीं कह रहा, आदमी की भी गिनती हो रही। हाँ हो रही है। नहीं, मैं रिपोर्ट आती है, डेली रिपोर्ट आती है, आपको पता नहीं है? लखनऊ डेली रिपोर्ट मंगाई जाती है तो आज आपके आंदोलन में कितने लोग बैठे? अगर 1,500 आदमी हैं तो भाई आप इन्हें उठा के जेल में बंद कर दो। तो यूपी तो बहुत बड़ी है, आप करते क्यों नहीं? आप करो। आपको ये आशंका क्यों है राकेश टिकैत जी कि ये कानून लागू होने के बाद आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा या उससे कम दाम मिलेंगे? ऐसी क्यों आशंका है आपको? हम तो अपने खेत को बता देते हैं, मौसम के देख के किसान खेत को बताता है कि ये जुताई इसकी सुबह करनी है या दोपहर के बाद में करनी है। हम तो जो प्रोग्राम होता है खेत में भी 3 साल का प्रोग्राम लेकर खेत का भी चलते हैं कि ये फसल बोनी, फिर ये बोनी, फिर ये बोनी। हमको सब पता है कि इस कानून में क्या है। कोई किसान अनपढ़ नहीं है। अब कानून आप ले आओगे, देश में गोदाम पहले और कानून बाद में आएगा, पीएमओ तक व्यापारी की पहुंच होगी, हमको सब पता है। पर सरकार कह रही है कि आप लोग बिल कानून को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, आपको समझना चाहिए। नहीं, हम तो अपने खेत को समझते हैं ना। अगर देश में आम आदमी की आमदनी बढ़ी है तो सरकार बढ़िया है, अगर उसकी आमदनी घटी है तो सरकार खराब है। हमारे खेत में फसल की रेट कम हुए हैं तो बिल खराब है, और रेट बढ़िया मिल रहे हैं तो बिल बढ़िया है। हम तो अपना वहां पे देखते हैं ना, खेत में देखते हैं हम तो क्या अभी भी आपके लोगों को और किसानों को धरना स्थल पर पहुंचने से रोका जा रहा है उत्तर प्रदेश के जिलों में? एक घोषित कर्फ्यू है, ठीक है जी। लोगों को 12-12, 14-14 घंटे, 3-3 दिन बागपत से दिल्ली बॉर्डर तक आने के लिए 3-3 दिन लगते हैं। हमने कहा कि लंगर भंडारा साथ रखो, जहां पुलिस रोके वहीं बैठ जाओ। ये खबरें नहीं आएंगी आपके पास तक, ये खबरें भी नहीं दिखेंगी। और जब कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा होगा तो अगला टारगेट तो प्रेस ही तो है ना। आने वाले टाइम पे तो सेंसर बोर्ड अखबारों के लिए मिलेगा, यहां बैठेगा, क्या खबर चलानी है, सेंसर बोर्ड से पास होके पिक्चरों की तरह जब खबरें जाएगी, अगला टारगेट तो आप लोग ही तो हो, आप तैयारी कर लो। ओके, अब्दुल हफीज गांधी जी, आपसे समझना चाहता हूं कि इस बात का हट क्यों कि ये कानून वापस हो? सरकार तो कह रही कि कानून राकेश टिकैत जी जैसे किसानों के लिए बहुत बेहतरीन और इनका जीवन बदल जाएगा।
देखिए, कानून इसलिए हटने चाहिए कि ये प्रो कॉर्पोरेट सेक्टर कानून है। मैं आपको बताऊं कि कानून पास कब हुए। ये लाए गए थे जब कोरोना काल चल रहा था, उस ऑर्डिनेंस के रूप में लाए गए थे, और ऑर्डिनेंस के बाद जो है इसमें एक जो पार्लियामेंट में लाए गए और वॉइस वोट से पास किए गए। जब भी कोई कानून बनता है तो एक वाइडर कंसल्टेशन चलती है, उसको पार्लियामेंट्री कमेटीज में भेजा जाता है और उस पर फाइनल डिटेल्स पे जो है चर्चा चलती है ताकि कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इन कानूनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया, मुलायम सिंह जी ने फिर हस्ताक्षर किए कि नहीं? आप सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वाइडर कंसल्टेशन में एग्रीकल्चर सुनने की सलाहियत पैदा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी सुनना नहीं चाहती है ना, किसानों को सुनना चाहती है, गरीबों को सुनना चाहती है। आपने इसी तरह से लेबर लॉज को खत्म किया। अरे आप बता दो, कोरोना काल में आप भंडारण दे रहे हैं। अब किस तरह का कानून है कि कोरोना काल में जहां पर लोगों के पास वितरण होना चाहिए, आप भंडारण की सुविधा दे रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को, और कोरोना काल में दे रहे हैं। किस तरह का कानून है? किस तरह का कानून है कि कोरोना काल में जब गरीब को अन्न चाहिए, जब मजदूरों को अन्न चाहिए, तब आप कॉर्पोरेट सेक्टर को कानून बनाकर ये सुविधा दे रहे हो अनाज का भंडारण कर सके। किस तरह के कानून है? भंडारण के कानून कोरोना काल में कभी भी किसानों के हित नहीं हो सकते, कॉर्पोरेट सेक्टर के हित नहीं हो सकते हैं। दूसरा जाइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आपने इंट्रोड्यूस किया। दीपक वाजपेयी को स्क्रीन पर लाया जाए। दीपक वाजपेयी, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप है कि आप अराजकता फैलाते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर संसद भवन गए हैं तो आप वहां पर हल्ला मचाते हैं, नारेबाजी करते हैं, केजरीवाल विशेष सत्र बुलाकर सदन का कानून फाड़ते हैं। ये दिखावा क्यों करते हैं आप लोग? ऐसा है, जब किसान के हित की बात आएगी उस वक्त इस संसद का पहला कमिटमेंट किसान है, देश का, इस देश की जनता है। इस देश की जनता से संसद बनती है, संसद से इस देश की जनता नहीं बनती है। प्रधानमंत्री सत्र से भाग रहे हैं, तो जिस वक्त वो सदन के अंदर मिले हमने उनको घेरा। पर अमित पुरी कह रहे हैं कि आप देशद्रोहियों की वकालत करते हैं। आप देशद्रोहियों की वकालत करते हैं, किया कि नहीं किया? अमित पुरी का कहना है कि आप देशद्रोहियों की वकालत करते हैं। के फालतू राजनीतिक देशद्रोही ने बिचौलियों की वकालत कर रहे हैं, और मंडी के बिचौलियों की वकालत कर रहे हैं। अडानी को पूछ लाते हैं वहां जाके, जिनका पैन कार्ड लगेगा। इन लोगों को अंबानी अडानी, अरे अंबानी अडानी बताओ, 2005 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने अडानी को वेयर हाउसेस बनाने की अनुमति दी कि नहीं? 2005 में अडानी को वेयर हाउसेस बनाने की अनुमति किसने दी? 2005 में वेयर हाउसेस बनाने की अनुमति अमित पुरी जी, ये आपको खदेड़ने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आपने नोटिफाई किया कि नहीं किया? और संसद सत्र बुलाने के नाम पे कोरोना का बहाना कर रहे हो। इतना गंदा कानून था तो आपने नोटिफाई क्यों किया? इतना गंदा कानून था तो आपने नोटिफाई क्यों किया? आपने नोटिफाई किया कि नहीं किया? अभी तक जवाब नहीं निकल रहा है। नोटिफाई किया कि नहीं किया? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, नोटिफाई किया कि नहीं किया? ये तीनों किसान कांग्रेस ने नोटिफाई, आपकी सरकार ने नोटिफाई किए, आपकी सरकार ने ऐसे नोटिफाई किया। आप गलत कर रहे हो। दीपक वाजपेयी को पूछ रहा हूँ, ये सरकार, दिल्ली की सरकार ने नोटिफाई किया कि नहीं किया? उमाशंकर पांडे बुलाया जाए। पूछ लाए मंडी के दलालों की रखवाली मत करो। अडानी को, अरे अडानी को 2005 में कांग्रेस की सरकार ने परमिशन दी। आप कहां पे? 2005 में कांग्रेस की सरकार ने परमिशन दी। हमारे ऊपर हम कह रहे हैं तीनों कानून आपको गलत लगते हैं। आपने क्यों नोटिफाई किए? आपने क्यों नोटिफाई किए? जो पालतू अरे तुम दलालों का पैन कार्ड लगने वाला है, बिस्किट इन दलालों का पैन कार्ड आपको वाले नहीं है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। उमाशंकर को आया जाए, उमाशंकर पांडे को आया जाए। थैंक यू। दोनों की आवाज बंद करिए। उमाशंकर पांडे जी, भाई इसका कोई समाधान तो निकलना चाहिए ना। आपस में लड़ने से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा। संवाद क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, सरकार, ब्रजेश जी, पुरी साहब एक सेकंड रुक जाओ। सरकार संवाद, दीपक जी रुको। सरकार संवाद करे कैसे? उनके ऊपर तो डंडा है अडानी और अंबानी का, एक बात। दूसरी बात, इतना हाई इन्वेस्टमेंट करवा दिया। अब देखिए, पूरा बिग बाजार और फ्यूचर ग्रुप पूरा अंबानी ने खरीद लिया। अभी अमित पुरी खुद कह रहे थे, इतना इन्वेस्टमेंट अडानी ने कर दिया और
खट्टर साहब ने लैंड यूज बदल के हजारों मनमोहन एकड़ सिंह ने जमीन दे दी। दिए, 2005 लीज पर, में किराए मनमोहन पर सिंह ने वेयर परमिशन हाउसेस दी। दे दिए, वेयर हाउसेस की स्टोरेज दे परमिशन दिए। मनमोहन सिंह तो ने जब दी। इतना हाई इन्वेस्टमेंट अरे मैं कह रहा हूं वेयर हाउसेस बनाने की परमिशन अपने किसने गुजराती दी? उद्योगपति अरे मित्रों के किसने दी लिए वेयर हाउसेस करवा बनाने की लिया है, परमिशन? तो अब वो कैसे अडानी बैक को करेंगे? परमिशन 2005 अच्छा, इतना में बहुरूपिया मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री सरकार ने दी। इस देश को मिला भी नहीं, जो अरे सिर्फ कहता है ये कि चाय वाला भी है और पहनता है चुनाव सोने में का कहेगी सूट, मंडियां खत्म लाखों करेंगे। का सूट पहनने वाला। अरे प्रधान सूट की सेवक बात बन के छोड़ो। आए थे, ये कम बताओ से कम मंडियां खत्म फंड करने में का वादा ठिठुरते ले आए हुए कि नहीं? किसानों अंबानी को थोड़ा सा 2005 तो में दिखाइए, वेयर हाउसेस थोड़ा सा बनाने की प्रधानमंत्री परमिशन जी को किसने दी? कहिए कि थोड़ा सा नीचे कहते हैं ना, मैं गरीब हूँ, 26 गरीब हूँ, दिसंबर गरीब हूँ। 2013 आज को देश का किसान अगर APMC बैठा खत्म है करने की तो उस पुरस्कार किसान के ऊपर दया क्यों नहीं आ अजय रही है? माकन के साथ गरीब राहुल माँ के गांधी ने बेटे की। हैं ना, पार्लियामेंट ये भी में इस खड़े देश होकर के बेटे कहते हैं। हैं, ये एग्रीकल्चर किसान में थैंक यू इस देश के डोंट फाइट टोरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। क्यों ठिठुरने दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? क्यों 40 से ज्यादा लोग मर गए? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को दया आ रही है? ये अहंकार से बाहर निकल, कोई अहंकार नहीं है। अहंकार से बाहर वो इटली से जाकर के घूम रहे और हैं, अडानी की न्यू ईयर गुलामी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अडानी हमको और नसीहत अंबानी दे रहे की हैं। गुलामी कहिए न्यू ईयर बंद करें। सेलिब्रेट करने के लिए अडानी और अंबानी के चरणों में लेट के प्रधानमंत्री वो हमको नसीहत दे रहे हैं। न्यू ईयर जरूरी है, किसान जरूरी नहीं Thank है। you. के ऊपर Okay, all right. अत्याचार है। न्यू ईयर सेलिब्रेट रोहित अग्रवाल को लाया जाए इसके लिए। थैंक यू, किसान जरूरी थैंक नहीं यू। है। रोहित अग्रवाल, नहीं समाधान की बजाय मैं देख रहा हूँ कि सरकार अड़ी हुई है, कोई समाधान का रास्ता नहीं दिख रहा है। दोनों की आवाज बंद करिए, रोहित को आवाज ओके करिए। रोहित बोलिए। देखिए ब्रिजेश जी, एक बात नहीं समझ ओके, उमाशंकर जी, थैंक यू। पूरे परिवार उमाशंकर, के साथ थैंक यू। दिन रात अपने खेत में मेहनत करता है। ब्रिजेश जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, किसान अपने पूरे परिवार के साथ दिन और रात खेत में मेहनत करता है, उसके बाद उसके लिए साल भर 2 जून की रोटी जुटा पाना मुश्किल होता है। अब आप समझिए कि उसकी जमीन को किराए पे लेके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे किराए पे लेके और फार्मिंग में सूट बूट वाले जमीन का कोई व्यक्ति मसला नहीं वहां है। जाके खेती रोहित अग्रवाल, आई चैलेंज यू। और वो जमीन कैसे? का कोई मसला अभी बता रहा फार्मिंग हूं, में अरे नहीं है। बता रहा हूं, सुन लो पूरी साहब। फार्मिंग में हमसे जमीन का ज्यादा एग्रीमेंट रजिस्टर्ड सुनो होगा। पूरी साहब, सुनो। प्री रजिस्टर्ड हाँ हाँ बोलो रोहित, रोहित बोलो। ज्यादा भाजपा को समझते हो, अब जमीन की सुनाता हूं। कोई बात नहीं जरा सा है। सुन यही लो। भ्रम हाँ, सुनाओ, फैलाया जा सुनाओ। रहा है। भैंस और दूध यही का एक भ्रम एग्जाम्पल फैलाया जा बहुत रहा है। वायरल हो रहा था। भैंस और दूध का, कि जब दूध का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो भैंस नहीं बिकेगी। मैं बताता हूं ब्रिजेश जी कैसे जमीन बिकेगी। हाँ, जब कैसे अगर बिकेगी किसी जरा बता व्यापारी ने दीजिए। किसी किसान के किस साथ क्लॉज में कॉन्ट्रैक्ट लिखा किया, है? उसने Read the उसको clause। अगर लिखा है उसने मेरे उसको पास। एडवांस हाँ, दिया, सुन तो लो, सुन पूरी लो, चीज। पूरी एक सेकंड सुनिए। अभी तो तुमको किस समझ में क्लॉज आएगा कैसे जमीन बिकेगी। पूरी चीज सुनो, सुनो एक बार। किस क्लॉज में जमीन बिकना लिखा है? Read the clause। अरे प्रभु, वो सुन क्लॉज लो। पढ़िए जिसमें जब जमीन सुनोगे बिकना तभी लिखा है। तुमको समझ में पढ़िए, आएगा। बोलिए। सुनो। मैं बताता हूँ अरे आपको। मैं सुना रहा हूँ किस आपको। क्लॉज में लिखा है? अरे प्रभु, किस क्लॉज में लिखा है? क्लॉज पढ़ो, थोड़ी क्लॉज पढ़ो जिस क्लॉज में लिखा है। मैं पेन कर रहा हूँ। बता रोहित बोलो, रोहित बोलो, रोहित बोलो। आएगा मुझे और क्लॉज किसान बताओ। के साथ कॉन्ट्रैक्ट मुझे करेगा। क्लॉज बताओ जिस क्लॉज में किसान के लिखा साथ है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कहीं नहीं लिखा है। किसान को एडवांस रुपया देगा और उसके खेत में धान की के बारे फसल में नहीं समझौता उगेगी करेगा। तो वो और वो अपना भी रुपया किसान की वापस मर्जी मांगेगा से कि होगा। नहीं मांगेगा। जिस रेट अगर पर धान की किसान फसल चाहेगा, खराब हो जाएगी, केवल गेहूं की फसल फसल का खराब हो होगा। जाएगी तो जमीन वो अपना उसके रुपया दायरे में वापस नहीं है। लेगा कि जमीन नहीं उसके लेगा। दायरे में तो नहीं है। किसान अपना रुपया जमीन कहां से उसके देगा? दायरे में नहीं उसको है। जमीन रीड देनी दी पड़ेगी कि क्लॉज नहीं पढ़ो। देनी पड़ेगी? अरे क्लॉज अरे पढ़ो, मैं हमें कह रहा हूं। प्लीज सादा कागज अरे मत मैं दिखाओ। कह रहा हूं कि पागल सादा बन कागज रही है। मत दिखाओ। झूठ का क्या एक चैनल देख रहा है? सादा कागज दिखा रहे हो। हम कह रहे हैं सादा बताइए। कागज मत हम दिखाओ। बता रहे हैं कि झूठ के पुलिंदे हम मत बता रहे हैं करो। तो पढ़ के बताओ ना। पूरी सादा कागज एग्रीमेंट दिखा में के कहाँ लिखा है? टीआरपी मत बटोरो। कॉन्ट्रैक्ट हमें पूरी फार्मिंग में सादा कहाँ कागज लिखा दिखा है? के टीआरपी मत कॉन्ट्रैक्ट बटोरो। फार्मिंग के बिल में पहले कहाँ सुनो। लिखा है? थैंक यू। बता रहा हूं आपको कहाँ लिखा है। थैंक यू। अगर बताइए कहाँ लिखा है? धान के खेत में धान थैंक यू। उगेगा, मैं आप तो सबका बड़ा अपना धन्यवाद पैसा प्रकट वापस करता हूं मिलेगा। कि आप सब इस डिबेट का हिस्सा बने। राकेश टिकैत जी और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहनों भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।